हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। तो जो भी बुक्स नोट हो उसी से अच्छे से पढ़िए और सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कीजिए। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, आत्मसात व समंजन में मुख्य अंतर क्या है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। यहाँ पर दिया गया आत्मसात वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि जो समंजन है वह नए ढांचे का सृजन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जो समंजन है वह वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि जो आत्मसात होता है वह नए ढांचे का सृजन है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि आत्मसात समंजन के बिना नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि समंजन आत्मसात की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आत्मसात। आत्मसात का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पे प्रचलित योजना है अगर उसमें कोई नई जानकारी जोड़ी जा रही है तो उसको आत्मसातकरण कहते हैं। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। समंजन क्या है? समंजन में यहाँ पर कोई भी बालक है नया और जो पुराना अनुभव है उसको इस प्रकार से एडजस्ट करता है, इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि वह दोनों यहाँ पर देखेंगे नए और जो पुराने अनुभव रहते हैं दोनों मस्तिष्क में एक साथ रह सकते हैं, उसको समंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा कि समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि जो आत्मसात है वह नए ढांचे का सृजन है। इसमें नई जानकारी जोड़ी जाती है तो यह क्या है? नए ढांचे का सृजन है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र बी को चूज किए राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे वाइगोत्स्की लिखा गया है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह प्रश्न आपको कई बार कराया गया है और सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया। लगभग 3 से 4 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर करेंगे कि बाल विकास किसका परिणाम है? सामाजिक अंतर संबंध का, औपचारिक शिक्षा का, आत्मसातीकरण व अनुकूलता का या आनुवंशिक कारकों का। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 मनोवैज्ञानिक हैं। एक तो आपका लेव वाइगोत्स्की हैं। लेव वाइगोत्स्की जो थे वह यहाँ पे बाल विकास के लिए यहाँ पे बाल विकास को बताए थे कि वह सामाजिक अंतर संबंध का परिणाम है। और वहीं पर जो पियाजे थे, पियाजे ने यहाँ पे जो बाल विकास है उसको नियंत्रित करने के लिए जैविक कारक होते हैं उसको महत्व बताया था। तो यह दोनों पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है तो बाल विकास सामाजिक अंतर संबंध का परिणाम है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे जीन पियाजे के बारे में पूछा जाता है, जीन पियाजे यहाँ पे जो बालक का विकास है इसके लिए यहाँ पे जो जैविक कारक है, जैविक कारक को यहाँ पे महत्व दिया था, जैविक कारक को महत्वपूर्ण बताया था। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास सामाजिक अंतर संबंध का परिणाम है, जीन पियाजे के अनुसार जैविक कारक का परिणाम है। तो यह पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। आपको गलत वाला बताना है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए और राइट आंसर कीजिए। असत्य का मतलब है गलत वाला बताना है। पहला दिया गया, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो यह विकास के बारे में कहा जा रहा है और यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला तो गलत है। और यहाँ पर देखिए दिया गया बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, यह तो आपका सही है। और विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना रहती है, यह भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, यह भी सही है। यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल क्या होगा? विकास एक सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रत्येक प्राणी का विकास होता है वह किसी निश्चित नियम के आधार पर होता है। और उसी में क्या होता है कि विकास का एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना भी होती है। और जो विकास होता है अनुक्रमिक प्रक्रिया है और बच्चा इसमें एक एकीकृत के पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो यह पूरा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवरऑल यहाँ पे गलत वाला पूछा गया है।
सिर्फ गलत वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। केवल ए वाला, यहाँ पे डी वाला क्या है, गलत है। इसमें देखेंगे ए वाला गलत है, और यहाँ पर देखेंगे ए वाला दिया गया डी में, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और इसका करना है आपको राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे दिया गया भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण है जो संवेदनशील है। जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। तो यहाँ पे भाषा अर्जन के संदर्भ में जो यहाँ पे चरण संवेदनशील है वह होता है यहाँ पे 2 से लेकर के 6 वर्ष का यहाँ पे समय। इसको बोला जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था बी वाले में दिया गया है। बी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या है, राइट आंसर है। जो भी छात्र बी वाले को चूज कर दिए राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो यह होता है आपका यहाँ पे संस्कृति और प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पे जल्दी से आंसर करना है। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पुनर्बलन है, जो देखिए आपका पुनर्बलन है, यह अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका भाग है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र यहाँ पर बी वाला यहाँ पे चूज किए हैं वह राइट है। अगला प्रश्न है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। अधिगम, अभिप्रेरण, प्रेरण, स्मृति, सृजनात्मकता। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका संघनन सिद्धांत है इसका जो संबंध है स्मृति से है। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का, कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप लोग भी पढ़े हैं कि जो अधिगम का क्षेत्र है उसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक आता है, भावनात्मक आता है और क्रियात्मक आता है। संज्ञानात्मक आता है, भावात्मक आता है, क्रियात्मक आता है। आपसे पूछा जा रहा है अधिगम के क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है, तो आध्यात्मिक नहीं आता, तो डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में डी वाले को चूज कर दिए हैं वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से प्रयास करना है और करना है आपको राइट आंसर। प्रयास करिए और बिल्कुल राइट आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, तो यह देखेंगे होता है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर मान लीजिए दाएं हाथ से लिखने की योग्यता आपके अंदर है और बाएं हाथ से भी लिखने में थोड़ी बहुत मदद हो रही है, तो इसी को द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी वह हल के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना होता है। और इसका शिक्षा में क्या योगदान है, अधिगम के माध्यम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, सभी लोग जानते हैं। और नवीन अनुभव प्राप्त करने में यहाँ पे यूज होता है, यह भी सही है। समायोजन में आसानी होती है, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी वाला हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। डी वाला राइट आंसर होगा। जो भी दिया गया सब आपके अधिगम का शिक्षा में योगदान करते हैं, यह सब आपकी शिक्षा में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो चलिए सभी लोग प्रयास करिए और जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर करिए। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य शब्द दे दिया गया है, जबरदस्ती किया जा रहा है, नहीं करना है, बाध्य नहीं करना है। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। ये टीचर आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, तो यह भी आपको नहीं करना है।
उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा डी, या तो उनकी सुन लीजिए या तो अपनी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उनको अच्छी तरीके से बताइए जो उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, जल्दी से प्रयास करिए और इसका करिए राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट क्या होता है, अगर आप लोग ही पढ़ते हैं तो श्यामपट्ट आपको सिर्फ क्या करता है, दिखाई देता है। तो वह किस में आएगा, श्रव्य साधन में या दृश्य साधन में या दृश्य श्रव्य साधन दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, जो श्यामपट्ट है यह दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर होगा। यहीं पर जो रेडियो पहले होता था, रेडियो जो होता था तो वह सिर्फ आपका सुनाई देता था, और यहीं पर जो आपका यहाँ पे टेलीविज़न है, जो टेलीविज़न होता था उसको देखेंगे यहाँ पे उसमें दिखाई भी देता था और सुनाई भी देता था। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे दृश्य साधन है, बी वाला राइट आंसर है। मनोचित्रण का संदर्भ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मन के प्रकार का जो अन्वेषण है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रकृति दिया गया है और जो पोषण विवाद दिया गया है यह आनुवांशिकी और जो वातावरण है इनसे संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है राइट आंसर करने का, कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिछड़े बालक कौन हैं, जिनकी यहाँ पे जो सीखने की गति है धीमी है, जिनकी सीखने की गति धीमी होगी वह पिछड़े बालक होंगे, बिल्कुल सही है। जिनकी जो बुद्धि का लब्धि का जो स्तर 80 और 90 के बीच में अगर आ रहा है तो वह भी पिछड़े बालक के अंतर्गत आ जाते हैं, यह भी सही है। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार कर रहे हैं वह भी यहाँ पे पिछड़े बालक के अंतर्गत ही आते हैं। तो उपरोक्त सभी होगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है, अगर उसकी आप मदद करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको एक विशेष प्रकार की जो शिक्षण पद्धति होती है उसकी आवश्यकता होती है, ताकि उनको जो यहाँ पे समस्याएं हों वह हल की जा सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला राइट आंसर होगा, उस पर अधिक ध्यान आपको देना होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करेंगे राइट आंसर करेंगे। 13 वर्षीय मोहन 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु यहाँ पे कितनी है, 16 है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको देखिए सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि वाला फार्मूला है उसको आपको लगाना होगा। यहाँ पे बुद्धि लब्धि हो जाएगा, और यहाँ पे बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि मानसिक आयु होता है और बटे में क्या होता है, वास्तविक आयु। वास्तविक आयु गुणे में 100 रहता है। तो इसको सॉल्व करेंगे फास्ट वे में। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया, मानसिक आयु कितना दिया गया, मानसिक आयु यहाँ पे नीचे दिया गया 16, तो 16 लिख लीजिए, नीचे आपका 13 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 100 से गुणा हो जाएगा। और अगर इसको ओवरऑल यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 और बटे में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसको भाग अगर आप लोग करेंगे तो एक बार जाएगा, उसके बाद 2 3 पॉइंट में जाएगा 07, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 123.07 हो जाएगा। और यह देखेंगे जो आता है, जो यहाँ पे बुद्धि लब्धि वाला जो तालिका है जिसको टर्मन ने दिया था, यह आता है प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रखर बुद्धि का मतलब होता है वरिष्ठ, वरिष्ठ हो जाएगा, यहाँ पर यह बालक वरिष्ठ होगा। तो यहाँ पे प्रखर बुद्धि वाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को सुपीरियर भी बोला जाता है, वरिष्ठ होता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार वी सामान्य व्यवहार होने के कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका यहाँ पे वी सामान्य व्यवहार है, इसका कारण होता है कि अगर व्यक्ति की दमित इच्छाएं हों, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। और इसको कहे थे ड्रेवर, कहे थे ड्रेवर ने कहा था कि जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे ड्रेवर होगा, सी वाला राइट। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक हो जाएगा। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनका जो क्रियाकलाप रहता है वह मूल प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे गुस्सा आ गया तो वह रोने लगते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वह खुश हो रहे हैं तो वह क्या करेंगे, हंसेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में यहाँ पे क्या है, परिवर्तन है, तो यह क्या है, यहाँ पे क्या होगा, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है इसको सीखना कहा जाएगा। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है वह आपका सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम की जो पठार के कारण होते हैं वह प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा होता है। लेकिन विद्यालय अगर असहयोग कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, तो ये अधिगम के पठार का कारण नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से। देखिए शिक्षण जो के कार्य हैं उसमें मूल्यांकन का कार्य होता है, उपचारात्मक कार्य होता है, निदानात्मक कार्य भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब के सब होंगे, तो उपयुक्त सभी होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर करेंगे। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव है, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना यहाँ पे दिया गया है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो यही हो जाएगा। अगर यहाँ पे विद्यालय से विद्यार्थी भाग जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि समस्या के प्रति जो शिक्षक है उसकी निर्दय अभिवृत्ति है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डी वाला राइट आंसर होगा। साहचर्य के नियम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। साहचर्य में देखेंगे यहाँ पे जो नियम है उसमें समानता का नियम है, समीपता का नियम है और वैषम्य का नियम है। तीन आपके नियम हैं, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम। तो यहाँ पे साहचर्य का ही नियम पूछा गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। ये सब के सब हो जाएंगे। आगे भी 3 प्रश्न आपके बचे हुए हैं और उससे पहले जान लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है 8 फरवरी को होने वाला, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, पासिंग मार्क 90 नंबर है। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लेंगे 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस या मैथ साइंस में देखेंगे आप लोग यहाँ पे 60 प्रश्न आएंगे, उसमें देखेंगे 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए। या सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सीबीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ का डाउनलोड हो जाएगा। डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तभी इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न आपके हैं यहाँ पे। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की जो क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता है वह क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है जी कारक। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। जी कारक का मतलब होता है कि जो सामान्य योग्यता कारक होता है, जिसको यहाँ पे जी फैक्टर भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा भी स्मृति का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया, वी स्मृति का कारण नहीं है, तो सीखने में कमी है। तो यह तो आपका क्या है, वी स्मृति का कारण है।
स्मरण करने की इच्छा, अगर स्मरण करने की इच्छा है तो ये विस्मृति का कारण नहीं होगा। तो यह तो यहाँ से गलत है। बाकी यहाँ पे मानसिक द्वंद्व विस्मृति का कारण है, सीखने की दोषपूर्ण विधियां यह भी विस्मृति का कारण है। लेकिन नहीं वाला पूछा गया, जब नहीं वाला पूछा गया है तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उद्भवन हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज कर लीजिए। सीटेट एग्जाम में बहुत कम समय बचा है तो अभी मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।